तो चलो भाई, अब इसमें हम लोग एक एक करके देखें। तो आज का जो टॉपिक होगा वो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें, ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट देखें, और बायोट-सावर्ट में जितना कर पाएँ। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगर टाइम बोले तो इसमें लगेगा 10 मिनट्स, इसमें लगेगा 15 मिनट्स, इसमें लगेगा कम से कम 3 घंटे, इसमें लगेगा कम से कम 3 घंटे लगेंगे, इसमें इधर लगेगा हमारा, इसमें मान लो 1.5। अगर ये सब कराने लग जाएंगे तो फिर 1 घंटा और, इसमें लग जाएगा 1 आवर, इसमें लग जाएगा 1 आवर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें लगेगा 2 घंटे भाई। कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर, इसमें भी लग जाएगा 1.5 घंटे। इस तरह से ये भी एक बड़ा चैप्टर बनता है जिसमें 10 to 15 आवर्स ऑफ टीचिंग तो चाहिए ही चाहिए। मैंने बताया था कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये सब बड़े बड़े चैप्टर हैं। 15 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए। 15 क्लास लग जाते हैं, 20 घंटे लग जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं स्टार्ट से। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी से मैच करते चलेंगे। ये हो गया भैया, ये हो गया भैया, ये हो गया भैया, ऐसे करते रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो फर्स्ट टॉपिक आ गया, सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन कौन सा सोर्स है भाई मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स तो भाई चार्ज आप कहते हो भाई, चार्ज ही है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स जो है वो है मेनली मूविंग चार्ज। कोई भी मूविंग चार्ज का मतलब क्या है? करंट। मूविंग चार्ज मतलब क्या हुआ? करंट। तो करंट इज अ सोर्स ऑफ मूविंग चार्ज, यानी करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये पढ़ने हैं चैप्टर 4 में, और मैग्नेट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और अर्थ ये पढ़ने हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 छोटा चैप्टर है, इससे हाफ ही है, हाफ भी नहीं होगा, हाफ ही मान लो। एक चैप्टर 4 जो है, यहाँ से छोटे चैप्टर शुरू होते हैं। तो मेनली हम लोग को पढ़ना है अभी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन, यानी करंट कैरिंग वायर। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, जो मेनली अभी इस चैप्टर में कवर करने हैं। अब ये देखो, ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट समझने हैं मेनली। चलो सोर्स ऑफ चार्ज के बाद सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा और मैं डिस्क्राइब कर दूं, ताकि इसके बैकग्राउंड में एक चार्ज, ध्यान देना सारे लोग, एक चार्ज जो 2 कंडीशन में हो सकता है, चाहे ये रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। अगर एट रेस्ट है तो ये प्रोड्यूस करता है क्या भाई? तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये मोशन में है तो 2 बात हो सकता है भाई, चाहे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन 0। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, चाहे वो मोशन में रहे, रेस्ट में रहे। तो रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो करना ही करना है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो मीन्स वेलोसिटी वेरिएबल, तो इस कंडीशन में ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये सब लोग याद रखना कि ऐसे कंडीशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड तो करेगा ही, एंड एक और काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है। ये है चैप्टर 8, ये है चैप्टर 4 एंड 5, और ये है चैप्टर 1 एंड 2। तो चार्ज हीरो है बुक 1 का। चार्ज रेस्ट में रहा तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और कोई फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के साथ लगा ही रहना है, चाहे वो रेस्ट में रहे चाहे मोशन में रहे। लेकिन मोशन में रहेगा तो मोशन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी का है
तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट ये वेरिएबल वेलोसिटी के साथ है तो तीन तीन काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और EM वेव। तो फिलहाल हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले ये वाला समझो कि समझने हैं। हम लोग यहाँ एक्सेलरेटेड चार्ज यहाँ कोई नहीं देखने जा रहे हैं इस चैप्टर 4 में, ये वाला समझो, करंट कैरिंग वायर और अपना चल रहा है भाई। तो करंट कैरिंग वायर मतलब यूनिफॉर्म रेट से ड्रिफ्ट कर रहा है, करंट में चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अब उसका फील्ड देख रहे हैं। तो चलो भाई, ये तो बात आपके जनरल के लिए, जनरल इंफॉर्मेशन चार्ज के बारे में। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट भी है, अर्थ भी है। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ वो ज़रा समझा जाए भाई। नोट्स बनाते चलेंगे या फिर मैं वीडियो डाल ही देता हूँ, तो वीडियो से भी आप नोट्स बना सकते हैं। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो ओस्टेड साहब ने सबसे पहले क्या बताया भाई कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, लोगों को पता ही नहीं था कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये इसी एक्सपेरिमेंट में वेरीफाइड हुआ, प्रूव्ड हुआ कि एनी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। तो चलो भाई देखा जाए, एक है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में कैसे प्रूफ करेंगे वो ज़रा समझा जाए। एक सेल लगाया उन्होंने, की लगाया और समझो रियोस्टेट लगा दिया। कुछ कह रहे हो? कोई कुछ कहना चाहता है? थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ये है EMF, ये वाला है कि रियोस्टेट है समझो, ये है अपना करंट कैरिंग वायर। अब दिख रहा है ठीक से? अच्छा चलो, ज़्यादा दिक्कत होगी तो बताना फिर। उन्होंने बताया कि भाई कोई करंट कैरिंग वायर है, ज़रा ध्यान देना सारे लोग, कोई करंट कैरिंग वायर है, इसके सराउंडिंग में उन्होंने रखा एक कंपास नीडल। ध्यान देना, एक कंपास नीडल रखा, फटाफट देखते चलो। कंपास नीडल रख करके उन्होंने देखा क्या कि भाई करंट अगर मैं पास नहीं कराता हूँ, की को मान लो ऑफ रखता हूँ, थोड़ी देर के लिए ऑफ रखता हूँ, तो देखा कि कंपास नीडल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हुआ, तो ये समझो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था, उस डायरेक्शन में ये अलाइन हो गया। कंपास नीडल देखा गया कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये अलाइन होता है, ठीक है भाई। फिर उन्होंने क्या किया कि इस की ऑफ था मतलब करंट जीरो था, की ऑफ था मतलब करंट जीरो था, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली ये अलाइनमेंट दिखाया। ये जो पेंट किया हुआ है ना वो नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है इधर कंपास में जो नीडल होता है। फिलहाल जब इसको ऑन किया गया तो देखा गया कि इसके ओरिएंटेशन में चेंज आया, ऐसे हो गया ये। और अगर ऐसे हो गया तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फिर देखा उन्होंने कि रियोस्टेट से अगर हम लोग इसका करंट का वैल्यू और बढ़ाते हैं और ज़्यादा करंट का वैल्यू करते हैं तो देखते हैं कि ये और इधर आ गया, डिफ्लेक्शन और इधर हो गया। फिर करंट का वैल्यू कम किए तो फिर वापस यहाँ आ गया, करंट का वैल्यू जीरो किए वापस यहाँ आ गया। फिर करंट का पोलैरिटी चेंज करके डायरेक्शन बदल दिया उन्होंने। अगर डायरेक्शन बदला तो देखा कि अरे इसका कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन इधर हो जा रहा है, और डायरेक्शन बदल करके जब मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, करंट के मैग्नीट्यूड को, तो और इधर डिफ्लेक्ट हो गया। फिर मैग्नीट्यूड कम किया तो वापस यहाँ आ गया, फिर जीरो किया तो वापस यहाँ आ गया, जीरो करंट। फिर वापस ले आया ऐसे वाला पोलैरिटी, फिर देखा इधर है करंट का, फिर वैल्यू बढ़ाया और ज़्यादा डिफ्लेक्शन। मीन्स एक अर्थ का फील्ड था, उस डायरेक्शन में कंपास नीडल पहले अलाइन था, जब कोई करंट नहीं पास हो रहा था तो इस डायरेक्शन में अलाइन था, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये अलाइन था। लेकिन जैसे ही करंट कैरिंग वायर आया तो समझो करंट कैरिंग वायर ने अपने सराउंडिंग में सिमिलर टू अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कोई फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, क्योंकि ये मैग्नेट है भैया। अगर ये मैग्नेट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं डेविएट होगा,
किससे डेविएट होगा? मैग्नेटिक फील्ड से। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से इसलिए नहीं डेविएट होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होता है। कोई मैग्नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा उसमें। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये कंपास नीडल मतलब क्या? उसी का बड़ा फॉर्म है मैग्नेट। कंपास नीडल भी एक मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट। अब ये मैग्नेट में क्या होता है? नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड जिधर होता है ना, उधर ही फोर्स लगता है, एमबी फोर्स। जैसे क्यूई फोर्स लगता था उधर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर फोर्स लगता है पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल का स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड। तो एम बी इधर लगता है, पॉजिटिव पोल है। नॉर्थ पोल को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव पोल, याद रखना। साउथ पोल को बोलते हैं नेगेटिव पोल, -m। इससे फोर्स लगेगा ऐसे, और इससे बनता है टॉर्क। टॉर्क बन करके क्या करेगा? ये अलाइन कर देगा इस डायरेक्शन में। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को अलाइन करता था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट या कंपास निडल का जो निडल है उसको भी टॉर्क लगा करके ये अलाइन कर देगा फील्ड के डायरेक्शन में। इसलिए अर्थ का फील्ड अगर ये था तो पहले हमारा कंपास निडल इसी डायरेक्शन में अलाइन था। तो ऑयस्टर साहब का कहना था कि जब करंट पास करते हैं तो इसका अलाइनमेंट में डिस्टर्बेंस क्यों? इसका मतलब कि करंट कैरिंग वायर भी सिमिलर टू अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अर्थ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसके हिसाब से ये अपना अलाइन था। क्योंकि ये एक मैग्नेट है और मैग्नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही इसको डिफ्लेक्शन करा सकता है। तो ज़रूर करंट कैरिंग वायर ने भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा ऐसे। अर्थ का फील्ड है ऐसे, तो अर्थ का फील्ड अगर इधर हो और करंट का फील्ड अगर इधर हो तो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, तो रिजल्टेंट फील्ड ये है और रिजल्टेंट फील्ड ये है, तो रिजल्टेंट फील्ड के डायरेक्शन में ये अलाइन होगा। इसको उससे मतलब नहीं है कि अर्थ ने कितना फील्ड प्रोड्यूस किया। अर्थ है, कोई और सोर्स है, कोई और सोर्स है, मान लो 10 सोर्स हैं, तो भाई जो नेट फील्ड होगा वो क्या होगा? B1 + B2 + B3 + B4 जो भी होगा, बी नेट जो होगा, यही नेट फील्ड के डायरेक्शन में ये कंपास निडल अलाइन हो जाएगा। नेट फील्ड अगर ये है तो इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अर्थ का फील्ड था तो अर्थ के अकॉर्डिंगली था, करंट था ही नहीं। जब करंट आया तो इसने करंट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस किया, तो इन दोनों का बना रिजल्टेंट मान लो ऐसे, तो रिजल्टेंट ऐसे बना, इसलिए इसका अलाइनमेंट हो गया ऐसे। और जब करंट का वैल्यू बढ़ाते हैं तो ऑयस्टर साहब का कहना था कि ज़रूर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये जो करंट का मैग्नेटिक फील्ड है, करंट बढ़ाने से ये वैल्यू और स्ट्रॉन्ग हो गया। ये वैल्यू करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया? और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये 2 वैल्यू का था, ये 5 वैल्यू का था, अब ये 2 वैल्यू का रहा, लेकिन ये 10 वैल्यू का हो गया, तो ये और ज़्यादा इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर दिया। मतलब चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द कंपास निडल ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट। अब डायरेक्शन अगर चेंज कर देते हो तो ये करंट का फील्ड ऐसे है, तो अब करंट का फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो गया, ऐसे प्रोड्यूस है, तो ये फील्ड और अर्थ का फील्ड दोनों मिला के जो रिजल्टेंट इधर करेगा तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स ऑयस्टर साहब का कहना था, क्या कहना था भाई? ये कहना था कि चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द कंपास निडल ड्यू टू चेंज इन करंट वैल्यू और करंट डायरेक्शन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्स that current carrying wire is also producing magnetic field similar to the field produced by earth, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड जो कि कंपास निडल को ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, अर्थ का फील्ड अपना है और करंट कैरिंग वायर भी अपना फील्ड प्रोड्यूस किया, नेट का डायरेक्शन चेंज हुआ और नेट डायरेक्शन चेंज होने से ओरिएंटेशन कंपास निडल का चेंज होता है। तो चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द कंपास निडल प्रूव्स एक्सपेरिमेंटली that any current carrying wire produces magnetic field in the surrounding। समझ में आया बात? बोलो भाई, समझ में आया यहाँ तक? छोटा सा यही एक्सपेरिमेंट था, ये घर पे भी तुम कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। बोलो यहाँ तक क्लियर है? yes. तो हम लोग
लिखेंगे भाई वो स्टेट एक्सपेरिमेंट में ये डायग्राम बनाओगे और लिखोगे द चेंज यहाँ पे एक कंपास नीडल ऐसा दिखा दोगे, अर्थ का फील्ड, करंट का फील्ड, नेट फील्ड, तो नेट फील्ड के डायरेक्शन में कंपास नीडल दिखा दिया। The change in orientation of a compass needle due to change in magnitude oblique direction of current in the wire proves that, क्या प्रूव करता है ये चेंज इन ओरिएंटेशन? proves that any current carrying wire लिख लो साथ साथ भाई रजिस्टर लेके, any current carrying wire produces magnetic field in its surrounding. रियोस्टैट से रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज करते हैं तो करंट का वैल्यू चेंज होता था, और अगर हम लोग यहाँ पे सेल का पोलैरिटी रिवर्स कर दें तो डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। तो ये जो चेंज दिखाता रहता है कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ड्यू टू चेंज इन करंट वैल्यू और डायरेक्शन। तो द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द कंपास नीडल ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर प्रूव्स दैट एनी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। 1 मार्क्स का। चलो ये क्लियर हुआ। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस तो करता है फील्ड सराउंडिंग में, लेकिन सराउंडिंग के किस पॉइंट पे कितना, इस पॉइंट पे कितना, इस पॉइंट पे कितना, और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई तो उसका डायरेक्शन भी बताओ किधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बड़े आराम से डायरेक्शन बता देते थे, रेडियली अवे या टूवर्ड्स ऐसे कर देते थे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम्हें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इसके सराउंडिंग में जहाँ कंपास नीडल रखा वहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो 2 चीज़ निकालना है, इसका वैल्यू भी और डायरेक्शन भी। और ये मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन के लिए ही हम लोगों को अब आगे के 3 क्लास 4 क्लास करने पड़ेंगे। बायोट-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोट-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन। फर्स्ट पार्ट प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कैलकुलेशन। सेकंड पार्ट में आएंगे प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट ऑन चार्ज एंड करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग कॉइल लूप, फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चलो क्लियर है यहाँ तक। ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट समझ गए, सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी समझ रखे थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बायोट-सावर्ट लॉ पे आएंगे। BSL, ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज, कुछ लोग ये समझते हैं। फिलहाल ये है बायोट-सावर्ट लॉ। तो देखो भाई बायोट-सावर्ट लॉ, इनका ये 2 साइंटिस्ट थे बायोट और सावर्ट मिलकर के, इनका क्या लॉ था भाई? तो ये था कि इन्होंने बताया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा एलिमेंट, ध्यान से समझना, कोई भी करंट कैरिंग वायर में एक छोटा सा मैंने लेंथ लिया DL लेंथ का, इसमें करंट जो कैरी हो रहा है वो I, तो I इंटू DL इसको बोलते हैं, I इंटू DL को बोलते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट। जैसे DQ होता था चार्ज एलिमेंट, वैसे ही ये है
करंट कैरिंग एलिमेंट, ये करंट कैरिंग एलिमेंट IDL, मतलब इस करंट कैरिंग एलिमेंट का लेंथ तो DL है बट इसमें करंट है I, इसका मीनिंग यही हुआ। अब देखो भाई, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये एक वेक्टर की तरह दिखा रहे हैं करंट का डायरेक्शन इस DL पे, तो करंट का डायरेक्शन, तो करंट तो वेक्टर होता नहीं है जो उसका मैं उसके ऊपर एरो लगा दूं, डायरेक्शन करंट का बता रहा है ये DL डाउनवर्ड नहीं ले सकते, करंट ऐसे चल रहा है तो इधर ही लेंगे, अगर इधर से करंट चलता तो DL ये हो जाता। सो DL पे वेक्टर लगा, लेकिन ये डायरेक्शन बता रहा है करंट का, इसलिए इन दोनों को एक साथ समझते हैं, अलग अलग नहीं कर लेंगे कि DL अलग और करंट अलग, मतलब I इंटू DL है, इन दोनों को मिला के करंट कैरिंग एलिमेंट समझते हैं। DL डायरेक्शन इज करंट डायरेक्शन, ठीक है, यहां लिख देता हूं, DL वेक्टर shows direction of current, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एलिमेंट साथ साथ लिखते चलोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। DL का तो ये काम है। अब बायोट-सावर्ट लॉ क्या है भाई, तो ये कहा इन्होंने, और ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, जरा ध्यान रखना, मतलब इसको ये मत कहना कोई कि अच्छा ये थ्योरेटिकली डिराइव कर दीजिए, नहीं भाई, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, उन्होंने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये फॉर्मुलेट करके दिया कि भाई ये है, एक्सपेरिमेंटली हमने बहुत बार वेरीफाई कर लिया है, आप भी चाहो तो वेरीफाई कर लो, तो लोगों ने वेरीफाई किया, साइंटिस्ट बहुत सारे वेरीफाई किए, हाँ भाई ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आया हुआ है, इसलिए इस पर स्टैंप लग गया, करेक्ट है, इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है। तो उनका कहना था कि कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट अपने लोकेशन से R पोजीशन वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपने लोकेशन से R पोजीशन वाले इस पॉइंट पे, मतलब ये अगर O है और ये अगर P है तो R वेक्टर इज OP वेक्टर, ध्यान रखना, अपने लोकेशन से R पोजीशन वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो होगा dB, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ ये एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा dB, वो दिया जाएगा क्या भाई, तो μ0/4π इंटू IDL क्रॉस R डिवाइडेड बाई R क्यूब। ये चैप्टर के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये चैप्टर 12th क्लास में बुक 1 का मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर समझा जाता है और बुक 2 का मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर समझा जाता है चैप्टर 10 डिफ्रैक्शन, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। बुक 2 का सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर, समझने में बच्चों को परेशानी होता है बहुत, वो है बुक 2 का चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, और बुक 1 में चैप्टर 4। और चैप्टर 4 को डिफ़िकल्ट बनाने का जो रोल है वो है क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शन निकालना पता है, समझना पता है, डायरेक्शन विजुलाइज होता है, उसको इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होनी है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आगे आने वाले 2-3 चैप्टर में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और ऑलमोस्ट 8 to 10 फार्मूला तुम अब पढ़ने वाले हो जो क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व करेगा, उसका नंबर 1 यहाँ आ गया, DL क्रॉस R। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल सब लोग जानते होंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल, फिर भी मैं रिकैप थोड़ा कर दूंगा, आप ध्यान से इसको देखना। यही है क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन नहीं निकलता है जल्दी, इसलिए बच्चे परेशान रहते हैं और इसके बदले में शॉर्टकट पकड़ते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, तो थंब ही घुमाते रहते हैं इधर से उधर, तो कोई बात नहीं है। ये है बेसिक बायोट-सावर्ट लॉ, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट एट लोकेशन R विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ एलिमेंट इज गिवन बाई दिस। अब इसका सिर्फ वैल्यू अगर लिखना चाहो तो सिर्फ वैल्यू भी लिख सकते हो भाई, सिर्फ वैल्यू क्या हो जाएगा, तो μ0/4π, ये μ0 क्या है भाई,
तो जिस तरह से 1/4πε0 लिखते थे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होता है तो ये तो हर जगह रहता है, Q/r², चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, Q/r डाइपोल है तो भी हमारा ये आएगा, किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये तो जरूर आता है कांस्टेंट। वैसे यहाँ पे भी आएगा 1/4π तो रहेगा, 1/ε0 के बदले में हो जाता है μ0। 4π तो रहना ही है वहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन 1/ε0 इज रिप्लेस्ड बाई μ0 यहाँ पे। 1/ε0 तो ये क्या है भाई, तो वैक्यूम का परमिटिविटी, ये है वैक्यूम का परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और ये था हमारा ε0 क्या था भाई, तो ये था परमिटिविटी। परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बताता है किसी मीडियम का, इस पे एक क्लास लिया था। परमिटिविटी बताता है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर और परमिबिलिटी बताता है मीडियम का मैग्नेटिक बिहेवियर, परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ये ध्यान रखना। और ये भी मैं बता दूं भाई कि जिस तरह से यहाँ होता था 1/4πε0 का तुम वैल्यू याद रखते थे 9 × 10⁻⁹ SI में, वैसे यहाँ पे भी याद रखोगे भाई μ0/4π टेकन टुगेदर, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7 SI में। दूसरी बात, किसी दूसरे मीडियम का परमिटिविटी होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ भी होगा किसी दूसरे मीडियम का परमिबिलिटी इज इक्वल टू μ0 × μr। यहाँ होता था रिलेटिव परमिटिविटी जिसका दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, होता था ऐसा रिलेशन जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते थे। यहाँ पे भी ऐसा रिलेशन होता है, रिलेटिव परमिटिविटी इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ स्टैंडर्ड, यही वाला। ठीक है, इतना बात तो याद रहेगा, एनालॉगी की तरह याद रखना है। 1/ε0 इज रिप्लेस्ड बाई μ0। यहाँ न्यूमरेटर में आएगा, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जहाँ प्रोड्यूस्ड होगा, चाहे वो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो या करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड हो, μ0/4π ज़रूर आना है, जिस तरह से 1/4πε0 आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में आता था Q/r²। तो जिस तरह से ये आता है वैसे यहाँ भी आएगा, बाकी जो काम होना है होगा। तो वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं ओनली इसका तो I लिखेंगे, DL का वैल्यू लिखेंगे, R का वैल्यू लिखेंगे, और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है भाई तो A क्रॉस B का क्या होता है, AB sin थीटा, तो ऐसे ही DL का वैल्यू, R का वैल्यू एंड sin थीटा डिवाइडेड बाई RQ है भाई। RQ का मतलब है R के मॉड का क्यूब, RQ। एक R से एक R कैंसिल होगा और dB का जो वैल्यू आ जाएगा फाइनली, dB का जो वैल्यू आ जाएगा, छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसका वैल्यू आ गया कितना, तो μ0/4π। दूसरा मीडियम होगा तो μ0 × μr हो जाएगा, और IDL sin थीटा, IDL sin थीटा डिवाइडेड बाई r²। तो कुछ लोग इसको ऐसे ही याद रख लेते हैं, तो भाई खाली ये मत याद रखो dB का वैल्यू, खाली वैल्यू याद रखोगे तो फिर डायरेक्शन में कंफ्यूज होगे। याद रखना है तो ये याद रखना है। एक्चुअली में बाय वर्ड से वर्ड लो तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट ओनली, बाय वर्ड से वर्ड लो ये है। ठीक है, चलो भाई इसको हम लोग नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। इसको आप नोट कर लो, बेटर रहेगा, बाय वर्ड से वर्ड लो। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट एट P। जहां R वेक्टर क्या था भाई, तो R वेक्टर था OP वेक्टर, R वेक्टर OP वेक्टर है। इसको बोल सकता हूं पोजीशन ऑफ पॉइंट
P विद रिस्पेक्ट टू क्या भाई, तो विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट with respect to location of current carrying element. क्या बोल रहे हो? अरे मीनिंग ऑफ परमिबिलिटी आएगा भाई, जैसे मीनिंग ऑफ परमिटिविटी आया था वैसे ही आएगा। अभी मैं कैसे बता दूं, परमिटिविटी आएगा। एक्चुअली में परमिटिविटी का जो डिस्कशन है ना वो चैप्टर 5 में लाई करता है। चैप्टर 5 में जब हम लोग मैग्नेटाइजेशन, पोलराइजेशन का भाई मैग्नेटाइजेशन जब पढ़ते हैं ना चैप्टर 5 में, उसमें आता है मीनिंग ऑफ परमिबिलिटी। फ़िलहाल के लिए बस ये है कि परमिबिलिटी हर मीडियम का अलग अलग होता है, और क्योंकि ये न्यूमरेटर में आता है तो ज़्यादा परमिबिलिटी किसी मीडियम का होगा तो वही करंट कैरिंग एलिमेंट ज़्यादा परमिएबिलिटी वाले मीडियम में ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसका SI यूनिट है टेस्ला, यूनिट है टेस्ला। तो अगर वैक्यूम है तो 2 टेस्ला प्रोड्यूस किया, तो कोई दूसरा मीडियम आ जाएगा, परमिएबिलिटी उसका बढ़ जाएगा, तो यही करंट कैरिंग एलिमेंट इसी पॉइंट पे वैक्यूम के बदले में दूसरा हाई परमिएबिलिटी वाला आ गया तो 2 के बदले में 20 टेस्ला प्रोड्यूस करेगा, 30 टेस्ला प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि परमिएबिलिटी न्यूमरेटर में आता है भाई। और उसका फील्ड जो प्रोड्यूस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो μ0 × μr, और μr का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है भाई किसी भी मीडियम के लिए। जिस तरह से यहाँ पे तो ये ज़्यादा परमिएबिलिटी होगा, किसी मीडियम का ज़्यादा परमिएबिलिटी, तो इसका मतलब है वही करंट कैरिंग एलिमेंट उतने ही सेपरेशन पे ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इतना ही अभी समझ करके रखें कि न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। हाई परमिटिविटी होता है तो फील्ड का वैल्यू कम कर देता है, याद होगा, डिनोमिनेटर में होता था परमिटिविटी। लेकिन यहाँ हाई परमिएबिलिटी किसी मीडियम का होगा तो वो ज़्यादा फील्ड उस मीडियम में प्रोड्यूस कर पाएगा, वही एलिमेंट, वही करंट कैरिंग एलिमेंट उसी लोकेशन पे। मीडियम चेंज तो फील्ड और स्ट्रांग हो गया। कम परमिएबिलिटी वाला है कम फील्ड, ज़्यादा परमिएबिलिटी वाला होगा ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब क्यों हो जाता है ज़्यादा फील्ड, वो है आंसर मैग्नेटाइजेशन में। तो मैग्नेटाइजेशन जब पढ़ेंगे चैप्टर 5 में तब आएगा, ठीक है। अभी के लिए आप अपने खोपड़ी में इतना सेट कर लो कि परमिएबिलिटी जो होता है वो न्यूमरेटर में है, और हर मीडियम का अपना अपना परमिएबिलिटी है। मिनिमम परमिएबिलिटी वैक्यूम के लिए है, और परमिएबिलिटी अदर मीडियम का बढ़ता जाता है। और आप लोग इन्फॉर्मेशन इतना तो रखे होंगे कि 3 तरह के मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। नाम सुना है कि नहीं? नाम सुना है? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, नाम सुना है? बोल नहीं रहे हो? केमिस्ट्री में सुना होगा ना? नहीं सुना? चिराग नहीं सुना तो कोई बात नहीं, चैप्टर 5 में आएगा, सुन लोगे, इसका स्टोरी भी जान लोगे थोड़ा। तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। आयरन जो होता है ना फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेट जो बनाता है ज़्यादातर फेरोमैग्नेटिक से, तो इसका परमिएबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक की तरफ बिहेवियर है उतना ज़्यादा ये हाई परमिएबिलिटी होगा। हाई परमिएबिलिटी से क्या होता है वो चैप्टर 5 में समझ में आएगा। अभी से इसको खोलेंगे पिटारा तो ये डेविएट हो जाएगा टॉपिक, इसलिए जब जो आएगा ना चैप्टर तब समझेंगे। अभी के लिए इतना ही समझने हैं, न्यूमरेटर में आता है और ज़्यादा वैल्यू होता है तो ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, कम वैल्यू होगा कम फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी दूसरा मीडियम आएगा तो μ0 × μr हो जाएगा, जैसे उधर होता था वैसे ही। बस इतना ही समझना है, हर मीडियम का अलग अलग परमिएबिलिटी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? बोलो, आगे बढ़ूँ?
चैप्टर 5 में स्पेशली आएगा परमेबिलिटी। तो अभी बायोट-सेवर्ट लॉ देखो, इसका ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, वही टेस्ला एलन मस्क वाला टेस्ला कंपनी। एलन मस्क के बारे में सब कोई जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? हाँ, तो उन्हीं का टेस्ला कंपनी। देखो, एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वेबर में, ऐसा यूनिट है इसका वेबर, और एरिया तो होता है मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से हम लोग यूनिट निकालते हैं तो ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी का निक नेम है टेस्ला। ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, लिख लो भाई, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट इज वेबर, एंड वेबर हो गया B इंटू मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो हो जाएगा वो वेबर, शॉर्टकट में WB लिखते हैं। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसी का नाम टेस्ला। पूरा लिखना है तो स्मॉल t से लिखोगे, और एक लिखना है तो कैपिटल T से लिखेंगे, ठीक है? तो ये है इसका ऐसा यूनिट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ का। स्टेटमेंट तो समझ गए, अब एप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क एट द सेंटर। तो थोड़ा सा मैं तुम्हें राइट हैंड स्क्रू रूल पहले बताऊं, नहीं तो डायरेक्शन ही सब गड़बड़ हो जाएगा। कोई एक करंट कैरिंग वायर है, मान लो यहाँ पे, धीरे धीरे आएगा कौन कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिलहाल तो ये है, इसमें एक एलिमेंट लिया हमने DL लेंथ का, एक एलिमेंट ले लिया गया भाई DL लेंथ का। तो ठीक है, एलिमेंट लिया हमने IDL। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कितना फील्ड प्रोड्यूस किया, N पॉइंट पे कितना फील्ड प्रोड्यूस किया, ये जानना चाहते हैं, और किस डायरेक्शन में किया। डायरेक्शन ही अभी मेन कंसर्न है। मान लो M पॉइंट है, यहाँ पे भी डायरेक्शन जानना चाहते हैं। कैसे जानेंगे भाई? तो ये है DL का डायरेक्शन और ये है R। अब ध्यान देना, राइट हैंड स्क्रू रूल, ये DL है, ये R है। तो DL जिन दो वेक्टर में, अब ध्यान से समझ लेना भाई, ऐसे तो एक्सपेक्टेड है कि सब लोग पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए रिवाइज कर दे रहा हूँ। और आप में से, क्योंकि इसके बिना आप इस चैप्टर में हैंडीकैप्ड हो जाएंगे, बिल्कुल लंगड़े हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। ये तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं पहले राइट हैंड स्क्रू रूल बताऊं। तो राइट हैंड स्क्रू रूल, और इसका शॉर्टकट है थंब रूल। इसको अच्छे से समझ लो भाई, और बहुत सारे टीचर बहुत तरीके से बताते हैं, तो कन्फ्यूजन का चांस ज़्यादा होता है। आप इसमें 4 टीचर फॉलो करेंगे, 2 टीचर फॉलो करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे इस चैप्टर में। आप एक ही टीचर को फॉलो करो बस। और देखो, जब वेक्टर नहीं था फिजिक्स में, आज से 50 साल पहले, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स पहले की बात, जब वेक्टर्स उतना नहीं यूज़ होता था फिजिक्स और मैथ्स में, उस टाइम पे न्यूटन्स थर्ड लॉ बताने के लिए कोई F12 इज माइनस ऑफ F21 नहीं लिखता था उस टाइम पे। आज के टाइम में आप लिखते हो न्यूटन्स थर्ड लॉ लिखने के लिए ऐसे लिखते हो ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आर इक्वल एंड अपोजिट। तो थर्ड लॉ का स्टेटमेंट ही ये हो गया, चलो काम खत्म हो गया। तो वेक्टर और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो मैथ्स में इन्वॉल्व है, मैथ्स वाला फिजिक्स में इन्वॉल्व है, तो ये जब नहीं होता था, बहुत कम होता था। जैसे हमारे फादर बताते हैं
अब तो नहीं रहे। वो बताते हैं कि उनके टाइम में, वो सिविल इंजीनियर थे, उनके टाइम में इंजीनियरिंग में उनको वेक्टर स्टार्ट किया गया था, पढ़ाया गया था। जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता था वेक्टर इंजीनियरिंग में, और आज बच्चे 8 क्लास से ही वेक्टर पढ़ते हैं, 9th क्लास से ही शायद पढ़ते होंगे। तो उस टाइम में नया नया वेक्टर आया था, इंजीनियरिंग के कोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। जब मैं पढ़ता था तो सी लैंग्वेज, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं तो फर्स्ट ईयर में फोर्ट्रान 4 पढ़ा हूँ, फोर्ट्रान 4, और जब थर्ड ईयर में आया तो सी लैंग्वेज आया, तो सी लैंग्वेज पढ़ना पड़ा। आज ना तो कोई फोर्ट्रान 4 पढ़ता है और ना कोई सी लैंग्वेज पढ़ता है। और जब इंजीनियरिंग पास किया तो जावा आ गया हमारे टाइम में। तो वैसे ही है, जब नहीं था वेक्टर तो लोग समझने के लिए करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो फ्लेमिंग साहब ने रूल बनाया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये सब बनाया था, ठीक है। तो उस टाइम में ऐसे एक्सप्लेन किया जाता था डायरेक्शन। आज जब वेक्टर इंक्लूडेड है, जब वेक्टर के फॉर्म में हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं और समझते समझाते हैं और कन्वीनियंट वे में, तो अब के ज़माने में टीचर्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल की बात करते हैं तो वो कितना आउटडेटेड है, वो 40 ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं करना चाहिए। और मैं जिस टीचर से पढ़ा हूँ, मेरे टीचर इतना वेक्टर और कैलकुलस यूज करते थे जितना मैं तो अभी नहीं यूज़ करता हूँ। और वेक्टर का यूज मतलब कन्फ्यूज़न गायब, कन्फ्यूज़न ही नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड घुमा रहे हैं। तो इसलिए आपको शॉर्टकट ज़रूर बता दूंगा, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड तो राइट हैंड स्क्रू रूल ही है। हाँ, इसको शॉर्टकट में आप थंब रूल, इस पर कॉन्फिडेंस अगर गेन कर लें तो चलो ठीक है, काम करेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल जानने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्या है वैसे तो 2 स्टेटमेंट में बता दूंगा, लेकिन मेन चीज़ ये है, क्यों मैं डिस्करेज कर रहा हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, क्योंकि आप 10 फार्मूला पढ़ोगे क्रॉस प्रोडक्ट पे, 10 फार्मूला में 2 फार्मूला को आप एक्सप्लेन कर पाओगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से। बाकी 8 का क्या, बाकी 8 का क्या, तो बाकी 8 का फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अरे भाई जब क्रॉस प्रोडक्ट पे आना ही है, जब यही समझना ही है तो सबके लिए समझो। क्रॉस प्रोडक्ट एक बार समझ गए, 10 फार्मूला के लिए काम आएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग शॉर्टकट मारेंगे कि सर ने स्कूल में समझाया था, वो तो बड़े आराम से समझ में आ गया था, अरे समझ में आ गया था, उस फार्मूला के लिए समझ में आ गया, दूसरे फार्मूला में फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तीसरा फार्मूला आएगा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। एक बार पकड़ो, सारे में तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ए क्रॉस बी, अब डी एल क्रॉस आर आए चाहे एम क्रॉस बी आए, बहुत सारे क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूला आएगा। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्यू इनटू वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट एम है, तो बहुत सारे फार्मूला आएंगे भाई। कहाँ कहाँ तुम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बनाओगे और लेफ्ट हैंड रूल बनाओगे। इसलिए राइट हैंड स्क्रू रूल कहता है कि जिन 2 वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करने हैं उन दोनों का सबसे पहले टेल मैचिंग करो, टेल मैचिंग करो, स्टेप नंबर 1। तो भैया हमने डी एल क्रॉस आर लेने हैं क्योंकि हमें तो चाहिए डी बी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर करने हैं। डी एल का डायरेक्शन मतलब करंट का डायरेक्शन, तो डी एल का डायरेक्शन मीन्स करंट का डायरेक्शन, वो ये है भाई। आगे बढ़ा के देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, ये डी एल हमें तो डायरेक्शन ही चाहिए। डी एल ये डायरेक्शन है भाई और आर ये डायरेक्शन है। अब डी एल क्रॉस आर करने हैं, दोनों का टेल मैचिंग है, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 2, तो भाई जब इस क्रॉस प्रोडक्ट तुम समझते हो, 11th में भी पढ़े थे, जिन 2 में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उनके परपेंडिकुलर होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब लेंगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। ए क्रॉस बी, बी वेक्टर इधर ए वेक्टर, इससे बना हुआ ये प्लेन, ए क्रॉस बी करेंगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर है ये और इसके भी परपेंडिकुलर है ये। मतलब समझ लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। समझ लो ऐसे समझने के लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस।
इसीलिए तो आई कैप जे कैप ये के कैप हो जाता है, आई क्रॉस जे इज के। तो टेल मैचिंग कराओ, उसके बाद स्क्रू घुमाओ, रोटेट द स्क्रू। राइट हैंड स्क्रू रूल कहता है कि स्क्रू का रोटेशन करो, और तब स्टेप 3 में पता लग जाएगा तुम्हें डायरेक्शन। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है विल बी along the advancement of screw। देखो मैं ये बता रहा हूँ, आप सब समझने का कोशिश करो, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ पा रहे हो तो घर पे फिर से रिकैप करना, और ये ना समझ पाए तो कम से कम थंब रूल तो ज़रूर याद रखना, राइट हैंड थंब रूल। लेकिन कोशिश करो यही, ये अगर है तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं है। कैसे कैसे समझेंगे भाई? तो देखो मैं 3 पेन ले आया, एक वेक्टर ये है टेल मैच, एक वेक्टर ये रेड वाला है, दोनों का टेल मैचिंग कर दिया। ये डीएल है रेड और ये आर है, डीएल क्रॉस आर करने हैं भाई। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन जो इन दोनों वेक्टर को कंटेन किया है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब बोर्ड वाला प्लेन। देखो भाई ये डीएल है, ये आर है, एक डीएल वेक्टर है, एक आर वेक्टर है। तो एक डीएल है, एक आर है, तो इस डीएल और आर से बना हुआ बोर्ड का प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। अब इन दोनों में कौन सा? तो भाई अब स्क्रू लगाएंगे, स्क्रू घुमाएंगे। स्क्रू कैसे लगाना है? तो इस प्लेन के जो दोनों वेक्टर कंटेन किया है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर स्क्रू लगाएंगे और स्क्रू को घुमाएंगे। किधर घुमाएंगे भाई, किधर घुमाएंगे? तो डीएल क्रॉस आर करना है, डीएल क्रॉस आर करना है, ये डीएल क्रॉस आर। तो डीएल की तरफ पहले रखो और आर की तरफ घुमाओ। पहले डीएल इधर है तो डीएल की तरफ रख के आर की तरफ घुमाएंगे। मतलब ये समझो कि एक स्क्रू है, ये वाला स्क्रू है, ये इंडिकेटर है इस पे। अभी अपवर्ड है इंडिकेटर, राइटवर्ड है इंडिकेटर, लेफ्टवर्ड है इंडिकेटर, डाउनवर्ड है इंडिकेटर। तो मैंने स्क्रू लगाया इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, डीएल की तरफ रखा डायरेक्शन। देखो इंडिकेटर को डीएल के डायरेक्शन में रखा है, तो ये ऐसे स्क्रू है, ये है डीएल। डीएल क्रॉस आर करना है तो इंडिकेटर को डीएल से आर की तरफ घुमाओ, ऐसे डीएल को आर की तरफ घुमा रहे हैं। तो उससे ऐसे स्क्रू करने से क्या होता है भाई? स्क्रू बंद होता है या खुलता है भाई? ऐसे करने से डीएल से आर की तरफ घुमाएंगे तो स्क्रू बंद होगा कि खुलेगा? बंद होगा कि खुलेगा? तो ऐसे करने से बंद होता है स्क्रू। तो स्क्रू कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा, अंदर एडवांस होगा स्क्रू, तो अंदर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। फिर से जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, टेल मैच कराओ, स्क्रू लगाओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसके बाद डीएल से आर की तरफ घुमाओ, डीएल क्रॉस आर किया। तो ऐसे करने से स्क्रू बंद होता है। तुम्हें पता ही स्क्रू ऐसे बंद होता है, स्क्रू ड्राइवर लगाते हैं, ऐसे करते हैं तो बंद होता है, ऐसे करते हैं तो खुलता है। तो स्क्रू ड्राइवर लगाया तो ऐसे बंद हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में स्क्रू एडवांस होगा, इस डायरेक्शन में एडवांस होगा। तो ये डायरेक्शन मतलब क्रॉस डायरेक्शन। क्रॉस कैसे लिख दिए? तो भाई 6 डायरेक्शन होते हैं, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, जो कि एक्स एक्सिस से दिखाते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, अपवर्ड डाउनवर्ड, जो कि दिखाते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस जे कैप और माइनस जे कैप से, और एक तुम्हारी तरफ, एक तुमसे अवे जेड एक्सिस से दिखाते हैं, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। 6 डायरेक्शन, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो 6 डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं भाई? तो एक राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये तो प्लेन में बड़े आराम से दिखा देते हैं, मज़े में दिखा लेते हैं। लेकिन जेड एक्सिस जो कि तुम्हारी तरफ है, तुम्हारी तरफ, उसको डॉट से दिखाते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड कमिंग टुवर्ड्स द रीडर, डॉट से। और क्रॉस से दिखाते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड लेकिन गोइंग अवे फ्रॉम रीडर। रीडर है, पढ़ने वाला तो यहाँ है, उससे अवे जा रहा है, क्रॉस उसकी तरफ आ रहा है तो डॉट। स्क्रू देखा ना, स्क्रू पॉइंटेड होता है, तो तुम्हारी तरफ जब आएगा ना तो तुम्हें पॉइंटेड दिखेगा, तो समझना कि तुम्हारी तरफ आ रहा है। ये पॉइंटेड है ना, इसका मतलब कि तुम्हारी तरफ आ रहा है स्क्रू।
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, इसलिए तो स्क्रू दिख नहीं रहा है बोर्ड पे। अगर ऐसे होता तो तुम्हें दिखता भाई, स्क्रू दिखता, लेकिन ऐसे नहीं है, उधर से आ रहा है तुम्हारी तरफ, आंख में लग जाएगा तो तुम्हें पॉइंटेड दिखेगा। तो समझो पॉइंटेड मतलब तुम्हारी तरफ आ रहा है, और उसके पीछे स्क्रू ड्राइवर में फंसाने के लिए ऐसे क्रॉस किया रहता है, स्क्रू ड्राइवर लगाओ घुमाओ, तो जब उधर जा रहा होगा ना तो तुम्हें इसका क्रॉस दिखेगा। तो तुमसे अवे जा रहा है तो समझो क्रॉस है, स्क्रू ड्राइवर लगाओगे घुमाओगे। तो क्रॉस डायरेक्शन मतलब निगेटिव जेड डायरेक्शन, और ये वाला मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। डॉट मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, क्रॉस मीन्स निगेटिव जेड डायरेक्शन। 6 डायरेक्शन ऐसे ही दिखाते हैं, और ये खूब यूज होने वाला है डॉट एंड क्रॉस इस चैप्टर में। तो डॉट का मतलब समझना टूवर्ड्स द रीडर, डॉट मतलब तुम्हारी तरफ स्क्रू आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड और प्लेन ऑफ पेज। रजिस्टर बुक में देखोगे डायग्राम बना हुआ, डॉट मतलब समझना तुम्हारी तरफ आ रहा है, और क्रॉस बना हुआ मतलब प्लेन के, कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन अवे फ्रॉम द रीडर मतलब क्रॉस, बाहर जा रहा तभी तो ये दिख रहा है क्रॉस। ये समझ में आया 6 डायरेक्शन। अब 6 डायरेक्शन यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊंगा, तो यहाँ देख रहे हो कि ये है DL, ये है R, DL क्रॉस R करेंगे तो ऐसे स्क्रू तो उधर जाएगा, उधर जाने का मतलब है क्रॉस डायरेक्शन। तो क्या क्या स्टेप हुआ, टेल मैचिंग किया और स्क्रू का रोटेशन कराएगा, स्क्रू का जिधर एडवांस करेगा उधर हो जाएगा डायरेक्शन। इसका एग्जांपल बताता हूँ। अब एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल जो वेल नोन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है भाई, अब ये बताओ, ये होता है आई कैप, ये होता है जे कैप, और इधर होता है के कैप, सबको मालूम है भाई। अब अगर मैं निकालना चाहूँ आई क्रॉस जे का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो वैल्यू तो हो जाएगा 1, आई का वैल्यू, जे का वैल्यू 1, और दोनों के बीच में एंगल साइन 90 डिग्री, लेकिन डायरेक्शन किधर, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा भाई। आई क्रॉस जे का डायरेक्शन निकालने हैं, तो आई इधर है, जे इधर है भाई, तो आई के एलोंग एक रखा, एक जे के एलोंग रखा स्क्रू, ऐसे। अब स्क्रू लगाएंगे, आई है इधर, जे इधर, स्क्रू लगाया, इंडिकेटर है भाई, आई की तरफ रखो इंडिकेटर को, जे की तरफ इंडिकेटर ले जाओ, और स्मॉलर एंगल के थ्रू ले जाना, स्मॉलर एंगल के थ्रू, लार्जर एंगल के थ्रू नहीं। अच्छा ये वाला आई है, आई, और मैं जे की तरफ ऐसे ले जाऊँ, वैसे नहीं, जो स्मॉलर एंगल है उधर ही से ले जाना है। तो सोचो कि आई क्रॉस जे करेंगे, ऐसे जब घुमाएंगे स्मॉलर एंगल के थ्रू तो स्क्रू खुलेगा कि बंद होगा भाई, स्क्रू खुलेगा कि बंद होगा, ऐसे करने से स्क्रू खुलता है कि बंद होता है। तो भाई तुम भी ट्राई करके अपना हाथ निकालो और देखो कि ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं तो खुल रहा है कि बंद हो रहा है। तो ऐसे करने से खुल रहा है, अपनी तरफ आ रहा है, खुलेगा तो अपनी तरफ निकल के आएगा, बंद होगा तो इसमें चला जाएगा भाई। तो आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो खुल रहा है, अपनी तरफ आ रहा है, इसलिए इस डायरेक्शन में ये वाला। तो इस डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे, के कैप से दिखाएंगे, इसलिए ये हो जाता है 1 इंटू के कैप, और इसलिए बन जाता है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप होता है। आपने तो ऐसे याद रख लिया भाई, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। अरे भाई तो ये तो शॉर्टकट है, इस समझ में नहीं आता, ये खाली रटने का चीज़ है बस। ठीक है, आपने रट लिया कि टाइम हमारा सेव हो, अच्छी बात है, बट समझेंगे ज़रूर। आई क्रॉस जे के होता है, और जे क्रॉस के करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जे क्रॉस के करेंगे तो आई हो जाएगा। देख लो, अगर जे क्रॉस के करोगे, ये है समझो तुम्हारा, जे क्रॉस के करेंगे तो ये है तुम्हारा प्लेन, ये है तुम्हारा प्लेन। इसमें जे क्रॉस के करेंगे तो सोचो इधर से जे क्रॉस के करेंगे तो स्क्रू तुम्हारा ऐसे लगेगा, स्क्रू ऐसे लगेगा। अब ये इंडिकेटर जे से अब के की तरफ घुमाओगे तो स्क्रू खुलेगा भैया, स्क्रू खुलेगा तो इस तरफ एडवांस होगा, तो तुम्हारा बन जाएगा आई कैप। यानी कि जे क्रॉस के किया हमने तो बन जाएगा आई कैप। और यही अगर के क्रॉस जे कर दें, पहले स्क्रू को के की तरफ इंडिकेटर रखें, ऐसे के की तरफ रखा इंडिकेटर, और के से अब ले जा रहे हैं जे की तरफ, तो के क्रॉस जे करेंगे तो स्क्रू बंद होगा, बंद होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा मतलब माइनस जे कैप, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप।
तो ये सब जो है ना, सब राइट हैंड स्क्रू रूल से आया है। अब ये बात अलग है कि याद रखने के लिए आप ऐसे कर देते हो कि जल्दी से हो जाए, बट है सब राइट हैंड स्क्रू रूल फॉलो करता हुआ। कुछ समझ में आया भाई? मान लो ये कॉपी है, ये है अपना, मान लो एक दिखाते हो एक्स एक्सिस, तो ये मैंने दिखाया एक्स एक्सिस, तो ये वाला हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है भाई, ऐसे दिखा दिया, एक्स एक्सिस राइटवर्ड, वाई एक्सिस अपवर्ड, एक्स एंड वाई, और ये है जेड एक्सिस। ठीक है भाई, आई क्रॉस जे करोगे तो ये है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यही वाला तो है, तो ऐसे स्क्रू लगाया। आई क्रॉस जे करेंगे तो आई की तरफ इंडिकेटर रखेंगे, जे की तरफ ले जाएंगे, तो आई क्रॉस जे करने से स्क्रू जो घूमेगा तो स्क्रू खुलेगा तो इधर आएगा, स्क्रू खुल के इधर आएगा, इसलिए ये डायरेक्शन है, तो के कैप लिखेंगे। जे क्रॉस आई करोगे, अगर जे क्रॉस आई करते हो, मान लो ये है जे और ये है आई, तो जब जे क्रॉस आई करोगे भाई, तो जे की तरफ रखा, जे से आई की तरफ घुमाएंगे तो स्क्रू क्या होगा, बंद होगा। जे क्रॉस आई करेंगे तो स्क्रू बंद होगा, बंद होगा तो उस डायरेक्शन में जाएगा, तो उस डायरेक्शन को क्या लिखेंगे भाई, ये एक्स है, वाई है, ये जेड है, तो उधर को क्या लिखेंगे, माइनस के कैप लिखेंगे। तो जे क्रॉस आई हो जाता है माइनस के कैप, जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के कैप, भाई होता ही है जे क्रॉस आई माइनस के कैप। तो राइट हैंड स्क्रू रूल तो सब लोग समझ गए। अब बोलो भाई सिग्नल दो, ग्रीन सिग्नल दो, तब तो मैं आगे बढ़ूं। विक्रम समझ में आया? चलो भाई, चिराग, भुवनेश, सबको क्लियर है? तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब राइट हैंड स्क्रू रूल पता है तुम्हें, तो बायोट सावर्ट लॉ भी हम लोग जान गए। अब जो मेन इसका एप्लीकेशन था उस पर चलेंगे भाई। तो यहाँ पी पॉइंट पे जो निकालना था क्रॉस में हो गया भाई। अच्छा ये बताओ जरा एम पॉइंट पे क्या होगा, एम पॉइंट पे क्या होगा, तो ये वाला है डीएल, ध्यान देना यहाँ पे है डीएल, ये वाला डीएल है और ये वाला आर वेक्टर है। अब बताओ डीएल क्रॉस आर करेंगे तो क्या होगा, तो डीएल ये है भैया, आर ये है, ये डीएल है, ये आर है, तो क्या हुआ, ज़्यादा एंगल हो गया तो क्या हुआ, स्क्रू लगाएंगे इस प्लेन के परपेंडिकुलर, लगाया भाई परपेंडिकुलर, बोर्ड के प्लेन में ही तो है दोनों, तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लगाया, डीएल से आर की तरफ घुमाएंगे, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो स्क्रू बंद होगा तो उधर जाएगा, तो यहाँ पे भी क्रॉस में। अच्छा भाई, तो यहाँ बता दो भाई एन पॉइंट पे क्या होगा, एन पॉइंट पे क्या होगा भाई, तो एन पॉइंट पे निकाला जाए, तो एन पॉइंट के लिए ये है डीएल डायरेक्शन और ये वाला है आर डायरेक्शन, तो इधर है अपना डीएल डायरेक्शन और ये वाला है आर डायरेक्शन, दोनों का टेल मिलाया, डीएल इधर आर इधर। तो चलो भाई डीएल क्रॉस आर करते हैं, तो पहले तो स्क्रू का इंडिकेटर रखेंगे डीएल की तरफ, डीएल की तरफ है भाई, अब आर की तरफ घुमाएंगे इसको, आर की तरफ घुमाएंगे इसको, तो डीएल से आर की तरफ घुमाएंगे स्मॉलर एंगल के थ्रू, ये है स्मॉलर एंगल भाई, इधर वाला लार्जर, तो लार्जर के थ्रू नहीं घुमाना है, स्मॉलर के थ्रू ही घुमाना है, तो ठीक है भाई स्मॉलर के थ्रू घुमाया हमने। तो डीएल से आर की तरफ घुमाएंगे, स्क्रू खुलेगा तो इस तरफ आएगा, मतलब डॉट डायरेक्शन में दिखाएंगे। यहाँ का फील्ड वैल्यू चाहे जो हो बट डायरेक्शन होगा डॉट में, यहाँ डायरेक्शन था क्रॉस में, यहाँ भी डायरेक्शन है क्रॉस में। इसलिए मैं तुम्हें अब एक नोट का पॉइंट बता दे रहा हूँ कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्चुअली में कैसा होता है वो बता रहा हूँ, इसके बेसिस पे आप समझ सकते हो। कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरह का होता है भाई। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का है।
ये है करंट कैरिंग वायर और ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड। मतलब तुमने देखा पी पॉइंट पे, तो यहाँ जिस तरह से है फील्ड वैसे ही यहाँ पे भी है भाई। इस तरह से है मैग्नेटिक फील्ड भाई, वैसे ही है। तुमने देखा सबसे पहले, मान लो एम पॉइंट पे देखा, यहाँ पे देखा, ये था मान लो एम पॉइंट, तो भाई क्रॉस में था। क्रॉस में था मतलब उधर जा रहा था भाई। क्रॉस मतलब जेड डायरेक्शन के अपोजिट में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। क्रॉस में था मतलब उस डायरेक्शन में था, ध्यान देना। यहाँ पे इस डायरेक्शन में था, जेड एक्सिस के अपोजिट में था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो तुम्हारी तरफ है, जेड डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखेंगे तो इस डायरेक्शन में है, यहाँ देखेंगे तो इस डायरेक्शन में है। तो तुम्हें पी पॉइंट देखा गया, पी पॉइंट मान लो यहाँ था। अब एक एलिमेंट ने यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इसने यहाँ पी पॉइंट पे प्रोड्यूस किया, तो ये था डीएल, ये था आर, तो इसका फील्ड जो है वो इस तरह से ही है, इस डायरेक्शन में। जैसे ये डायरेक्शन वैसे ये डायरेक्शन। अगर वायर के सामने इधर देखोगे तो राइट वर्ड मिलेगा, वायर के बैक में जाओगे तो तुम्हें लेफ्ट वर्ड मिलेगा। बैक में जाओगे तो लेफ्ट वर्ड मिलेगा फील्ड, सामने देखोगे राइट वर्ड मिलेगा फील्ड। इधर यहाँ आओगे तो यहाँ पे फील्ड हो जाएगा, तो सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में यहाँ जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इस डायरेक्शन में नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में फील्ड है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में फील्ड है। यहाँ पे भी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में फील्ड है। मतलब ध्यान से समझना, अब समझेंगे ध्यान से। ये है मेरा करंट कैरिंग वायर, मेरा हाथ से दिखा रहे हैं करंट कैरिंग वायर। तो इसका फील्ड यहाँ पे ऐसे है, क्योंकि ये डीएल है, ये आर है, ये डीएल है, ये आर है। स्क्रू लगाएंगे तो ऐसे मिलेगा फील्ड। यहाँ आओगे ऐसे मिलेगा, यहाँ आओगे ऐसे मिलेगा, इसके पीछे चले गए ऐसे मिल रहा है, इधर आएंगे ऐसे मिलेगा, इसके इधर ऐसे मिलेगा, इसके यहाँ पे ऐसे मिलेगा, इसके यहाँ पे ऐसे मिलेगा, इसके यहाँ पे ऐसे मिलेगा फील्ड। ऐसे जाएंगे ऐसे मिलेगा फील्ड, यहाँ आएंगे ऐसे मिलेगा फील्ड। मतलब एक रिंग बन गया इसके चारों तरफ, एक रिंग बन गया भाई। आर रेडियस का एक रिंग बना लो, जिसके सेंटर पे ये वायर सेंटर से पास हो रहा है, ये एक्सिस बना हुआ है। एक रिंग ऐसे बना लो, इसका ये रिंग है, यहाँ ऐसे जाएगा फील्ड, यहाँ ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा। और इन सब को समराइज कर दो तो एक शॉर्टकट भी आता है, शॉर्टकट बनता है। शॉर्टकट क्या? अगर करंट का डायरेक्शन में थंब हो, राइट हैंड का थंब डायरेक्शन, अगर राइट हैंड का थंब डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन बताता हो, तो ये थंब है और ये कर्व्ड फिंगर है, ये जो चारों है ना कर्व्ड फिंगर, ऐसे रखना है, अपनी तरफ नहीं रखना है, इसको परपेंडिकुलर समझो कि इस थंब को रिंग बना रहे हैं, थंब के चारों तरफ समझो रिंग बना रहे हैं। इससे थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है, तो ये जो बता रहा है ना, ये जो दिखा रहा है ना करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ये करंट तो ये मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो ये मैग्नेटिक, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में दिखा रहा है, तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ देखोगे भाई करंट कैरिंग वायर के उस तरफ देखोगे तो लेफ्टवर्ड दिखा रहा है। जब यहाँ देखेंगे तो तुम्हारी तरफ दिखा रहा है। यहाँ देखेंगे इसके सामने तो इधर दिखा रहा है राइटवर्ड, तुम्हारे लिए राइटवर्ड हो जाएगा इस एक्शन में। तो एक ये करंट कैरिंग वायर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है भाई। तो उसी हिसाब से यहाँ देखो, इसके फील्ड ऐसे चल रहे होंगे, तो यहाँ क्रॉस में और यहाँ डॉट में, यहाँ क्रॉस में यहाँ डॉट में, क्योंकि इसका जो फील्ड है वो आप समझ चुके हैं कि कैसा होगा फील्ड इसका। इसका फील्ड इस तरह से है भाई, ऐसे चल रहा है, ठीक है। इधर से ऐसे चल रहा है भाई लेफ्टवर्ड में,
इधर से फ्रंट में देखेंगे राइट वर्ड, यहाँ पे निगेटिव जेड डायरेक्शन में, यहाँ पे पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में आ रहा है तुम्हारी तरफ। तो अब समझ में आ गया होगा भाई कैसा फील्ड बनाता है, करंट कैरिंग एक्वायर हो तो ऐसा फील्ड बनाता है। कुछ समझ में आया भाई? सिग्नल दो तो आगे बढ़ो। सबको क्लियर है? तनिष्का, तनिष्का, तरुण क्लियर है? रिया, चलो क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन पे आ जाएं। ये जो था इस एप्लीकेशन पे आ जाएं। इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई, इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, वो वीडियो से भी ले सकता है। मैंने पहले राइट हैंड थंब रूल आपको करा दिया और ये इसका फील्ड मैंने दिखा दिया, उसी के बेसिस पे ये ऐसा फील्ड होता है इसका। और अब हम लोग देखते हैं जो एप्लीकेशन देखने हैं। तो चलो भाई ये सब हटाएं और हम लोग का जो करंट कैरिंग आर्क के चलते हम लोग को देखने हैं उसको देखा जाए। तो करंट कैरिंग आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड कम से कम आज मैं दिखा दूं कितना वैल्यू होता है। तो देखो ये क्या है वो ज़रा समझा जाए। देखो एक करंट कैरिंग आर्क है, पूरा सर्कल होता तो ऐसे होता, पूरा सर्कल नहीं हुआ, ये आर्क ही है। तो भाई ठीक है, इतना ही है। ये है आर्क, करंट कैरिंग आर्क, आई करंट कैरी कर रहा है और ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल है मान लो अल्फ़ा, एंगल बना रहा है वो अल्फ़ा। ये सेंटर O है और ये R रेडियस का है, R रेडियस का। तो ये जो करंट कैरिंग आर्क है, यहाँ से यहाँ जो करंट कैरी करके जा रहा हो, सिर्फ इस आर्क का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालना चाहते हैं तो ये सबसे पहले पढ़ना होता है आपको। इसका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो होता है, जो हम लोग प्रूफ करके लाएंगे बायोट-सेवर्ट लॉ को अप्लाई करके, सेंटर पे जो आएगा ड्यू टू आर्क वो होगा μ0/4π। फॉर्मूला की तरह लोग याद भी रखते हैं न्यूमेरिकल के लिए, I डिवाइडेड बाई रेडियस इनटू ये एंगल अल्फ़ा इन रेडियन। समझो कि ये है रिजल्ट। और ये किस डायरेक्शन में होगा भाई? तो करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो ये है क्रॉस में। अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है फॉर क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट अगर चल रहा हो तो क्रॉस में है और डॉट में हो जाएगा इफ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी समझ जाएंगे, ये तो रटने की ज़रूरत नहीं है, ये तो रिज़ल्ट मैं अभी प्रूफ कर लूँगा। 10 मिनट का काम होता है, तो अभी है टाइम, 10 मिनट में कर लेंगे। चलो देखो भाई, इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो चलो भाई इसका वैल्यू निकालेंगे। डायग्राम आप बना लिए होगे, यहाँ तक में डायग्राम बना लिए होगे। अब मैं निकालना चाहता हूँ तो ठीक है भाई, अब देखा जाए। मैं क्या करूँगा, अब बायोट-सेवर्ट लॉ का अप्लाई करना है। एक लेता हूँ यहाँ पे DL एलिमेंट। चलो भाई एक DL एलिमेंट लिया, IDL करंट कैरिंग एलिमेंट लिया, ऑरेंज कलर का मान लो ऐसे लिया। IDL करंट कैरिंग एलिमेंट है और इसके लोकेशन से R ये है पॉइंट, इसी को R वेक्टर बोलते हैं भाई। ठीक है, ये DL डायरेक्शन है। DL डायरेक्शन इसका मतलब टेंजेंशियल हो जाएगा, ये हमारा DL डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। है तो इतना छोटा सा DL। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड DB प्रोड्यूस होगा वो होगा तुम्हारा μ0/4π इंटू I इंटू DL क्रॉस R/RQ होता है। लेकिन सिर्फ वैल्यू में बात करें तो R² होता है, एक R से एक R कैंसिल हो जाता है और DL क्रॉस R का एंगल भी बीच में आता है। चलो इसको इवेलुएट करेंगे। ये DB है, अब इसको लिखते हैं इवेलुएट करके। चलो भाई DB को लिख रहा हूँ, DB इज इक्वल टू μ0/4π। अभी सब एयर की बात हो रही है, मीडियम बदलेगा ही नहीं चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में मीडियम बदलेगा ही नहीं,
मीडियम बदलने का काम ही चैप्टर 5 में आएगा, इसलिए वहीं पर रिलेटिव परमिबिलिटी ये सब बताया जाता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल का वैल्यू इंटू आर का वैल्यू, और साइन भाई बता दो डी एल और आर में कितना एंगल, डी एल और आर वेक्टर में कितना एंगल है। अरे बोलो भाई डी एल और आर के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री तो दिख तो रहा है भाई, बोल दिया करो भाई। डी एल है टेंजेंशियल, क्योंकि करंट का डायरेक्शन यहाँ टेंजेंशियल, यहाँ टेंजेंशियल, यहाँ हर जगह तो टेंजेंशियल ही होगा। यहाँ पे डी एल देखोगे तो ऐसे होगा, आर हमारा ऐसे होगा। यहाँ पे डी एल देखोगे तो डी एल ऐसे होगा, आर हमारा ऐसे होगा, तो 90 डिग्री तो होना ही है। चलो भाई डी एल क्रॉस आर, तो साइन 90 डिग्री ये हो गया, ऊपर वाले को इवेलुएट कर दिया, डायरेक्शन अभी नहीं रखा है। आई डी एल का वैल्यू, आर का वैल्यू और साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर क्यू, मतलब मॉड आर का क्यू। बात एक ही है। डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन देख लो भाई किधर होगा। तो मैंने अभी बताया था कि अगर ये डायरेक्शन होता है करंट का, तो ये होता है ये वाला ऐसा नहीं फोल्ड होना चाहिए कि तुम्हारी तरफ हो जाए, नहीं, ये सर्कल करता हुआ होना चाहिए, सर्कल इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये है करंट का डायरेक्शन, तो इसका फील्ड यहाँ पे ऐसे होगा भाई, ऐसे क्रॉस में। ऐसे मतलब क्या हुआ, क्रॉस में, या तो डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर देखें, डी एल का डायरेक्शन दिखा रखे हैं भाई, आर का डायरेक्शन दिखा रखे हैं, स्क्रू लगाया, डी एल से आर की तरफ घुमाया, डी एल क्रॉस आर करने से स्क्रू बंद हो रहा है, स्क्रू बंद हो रहा है तो इस डायरेक्शन में स्क्रू एडवांस कर रहा है, तो इधर जाएगा, मतलब क्रॉस डायरेक्शन। और थंब रूल से करंट डायरेक्शन अगर थंब बता रहा है तो ये फोल्डेड, ये वाला बताता है फील्ड का डायरेक्शन। तो ये है थंब का डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन, तो इसका फील्ड जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे बोले तो क्रॉस में। तो यहाँ पे हो गया ये क्रॉस में, क्रॉस में यूनिट वेक्टर लिया, समझो क्रॉस डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हम लोगों का dB हो गया इस तरह से। तो dB का वैल्यू अगर हम लोग बात करें, dB वेक्टर की ही बात करें, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल अपॉन साइन 91 हो गया, आर भी 1 है, अपॉन आर स्क्वायर हो गया, और ये है क्रॉस डायरेक्शन में। ये हो गया तुम्हारा dB वेक्टर प्रोड्यूस्ड बाई करंट कैरिंग एलिमेंट ओनली। करंट कैरिंग एलिमेंट ने ये प्रोड्यूस किया, लेकिन हमें चाहिए पूरा आर्क यहाँ पे कितना फील्ड प्रोड्यूस किया है, पूरे आर्क ने कितना फील्ड प्रोड्यूस किया है ये जानना चाहते हैं। तो पूरे आर्क का फील्ड प्रोड्यूस चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट आर्क, कंप्लीट जो आर्क है उसका कितना होगा। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फिर जो हर एलिमेंट ने dB प्रोड्यूस किया उनको इंटीग्रेट करो भाई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट करते थे, हर एलिमेंट अपना अपना dB, इसने dB प्रोड्यूस किया इस डायरेक्शन में। अच्छा भाई, तो यहाँ का जब DL आएगा उसका करंट कैरिंग एलिमेंट IDL जब दिखाओगे, इधर R दिखाओगे, तो बताओ DL क्रॉस R करेंगे तो वो भी क्रॉस में जाएगा, क्योंकि यहाँ भी थंब रखोगे तो क्रॉस में ही दिखाएगा, यहाँ भी थंब रखो क्रॉस में दिखाएगा, यहाँ का DL भी क्रॉस में करेगा, यहाँ का DL भी क्रॉस में करेगा, यहाँ का DL भी क्रॉस में करेगा, सारे DL तो क्रॉस में ही करेंगे। यहाँ का DL ऐसे, ये होगा R, DL क्रॉस R करेंगे तो फिर स्क्रू बंद होगा ऐसे। तो यहाँ का DL भी क्रॉस में, यहाँ DL भी क्रॉस में, यहाँ का DL भी क्रॉस में, यहाँ का DL, हर DB जो हर DL ने DB प्रोड्यूस किया, इसका DL का DB क्रॉस में, इसका DL का DB क्रॉस में, इसका DL का DB क्रॉस में, सारे DL का DB क्रॉस में ही। तो जब सारे DL के DB क्रॉस में ही हों तो रिजल्टेंट क्या होगा, जब सारे dB एक ही डायरेक्शन में हैं तो सारे dB के वैल्यू को ऐड कर दो भाई। dB ऐड तो करने हैं एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बट ऑल dBs आर इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए dB cos थीटा या dB sin थीटा को ऐड करना नहीं है, पूरा dB का वैल्यू ही ऐड कर रहे हैं। कोई 2 टेस्ला, कोई 3 टेस्ला, कोई 5 टेस्ला, कोई 9 टेस्ला, तो भाई सबको ऐड करो ना, सब एक ही डायरेक्शन में है तो सबको ऐड करेंगे। तो यही काम कर रहे हैं। All DBs are in the same direction, सब सेम डायरेक्शन में हैं। किधर भाई, तो यहाँ पे क्रॉस में। अगर ये करंट का उल्टा हो जाता डायरेक्शन, ऐसे
तो सबके डॉट में हो जाते हैं। फिलहाल ये है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएं तो मैग्नेटिक फील्ड, बस अब 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ये डीबी का वैल्यू इंटीग्रेट करने, बताओ भाई डीबी कितना है, तो μ0/4π, ये तो कांस्टेंट है भाई, हर डीबी के लिए आएगा, हर डीबी में तो ये आएगा ही, करंट भी हर डीबी में आएगा। चलो अभी के लिए एक स्टेप के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ पूरा, चलो भाई हमने डीबी रखा, सारे डीबी को ऐड कर रहे हैं और क्रॉस में तो आएगा डायरेक्शन। चलो भाई, तो B0 क्या आया, अब मैं बाहर निकाल रहा हूँ इंटीग्रेशन के, μ0/4π बाहर आ जाएगा, हर एलिमेंट में आएगा, हर एलिमेंट में I भी आएगा, हर एलिमेंट में ये R², तो हर एलिमेंट के लिए R² तो वही है भाई, बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या, ये DL ऐड करो, ये DL ऐड करो, ये DL ऐड करो, ये DL ऐड करो, सारे DL ऐड कर दो। ये DL कौन सा है, DL का वैल्यू, ये DL का मैग्नीट्यूड है, DL का मैग्नीट्यूड सबको ऐड करते जाओ भाई। तो ठीक है भाई, ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट पाएंगे। μ0/4π वेक्टर छोड़ना नहीं है, I/R²। अब बताओ DL ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, DL वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बताते नहीं हो भाई, आर्क लेंथ मिलेगा। और क्या मिलेगा, जब सारे DL वैल्यूज़ जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा टोटल आर्क लेंथ। भाई ये DL ऐड करते जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, टोटल आर्क का लेंथ मिलेगा। और टोटल आर्क का लेंथ कितना होगा भाई, टोटल आर्क का लेंथ कितना होगा, तो वो होगा R × थीटा। क्यों भाई, अगर थीटा एंगल बनता है या अल्फ़ा एंगल बन रहा है, अल्फ़ा एंगल है तो अल्फ़ा लिखेंगे, अगर ये अल्फ़ा एंगल बन रहा है तो अल्फ़ा एंगल लिखते हैं हम लोग आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। अल्फ़ा होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, ये तो सबको पता है भाई। तो आर्क लेंथ कितना होगा, तो यहाँ से जो आर्क लेंथ मान लो ये है, ये आर्क लेंथ कितना होगा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू R × थीटा, क्योंकि ये था आर्क लेंथ हमारा, टोटल आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस R, तो रेडियस तो हमारा R है भाई, तो R थीटा हो गया। तो आर्क लेंथ लिखने हैं भैया, तो बस काम हो गया, 3 मार्क्स का तुम्हारा डेरिवेशन भी रेडी हो गया, समझो, और फार्मूला भी समझ गए। तो μ0/4π I/R² और आर्क लेंथ हो गया R × थीटा, अल्फ़ा, R × अल्फ़ा, थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिखेंगे, क्रॉस डायरेक्शन में है, कोई बात नहीं, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आ जाएगा μ0/4π और I डिवाइडेड बाई जो रेडियस है, क्या कह रहे हो, ये तो होता है ना कभी भी, ये तो पढ़ाई हम लोगों ने, रेडियस है, ये थीटा है, ये आर्क लेंथ है L, तो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, सबको पता है कि नहीं पता, तो L इज इक्वल टू R × थीटा। ये भूल गए हो लगता है, चलो अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं है, ये वाला फॉर्मूला अभी के लिए समझ लो कि ये आर्क लेंथ जो होता है वो रेडियस × थीटा। फॉर एग्जांपल मान लो सेमी सर्कल हो, तो सेमी सर्कल होगा तो कितना आर्क लेंथ हो जाएगा भाई, तो R है और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू पाई हो जाएगा, तो भाई R × पाई हो जाएगा। और पूरा सर्कल हो तब कितना लेंथ हो जाएगा आर्क लेंथ भाई, तो 2π एंगल हो जाएगा, तो पूरा सर्कल हो जाएगा, यानी कि सरकमफ्रेंस बन जाएगा आर्क लेंथ, तो वो कितना हो जाएगा, तो 2π × R, यही होता है। सेमी सर्कल रखोगे पाई × R, क्वार्टर ऑफ सर्कल रखोगे तो π/2 × R, तो जितना एंगल रखने हैं भाई एंगल × R लिखते जाओगे, तुम्हें आर्क का लेंथ मिलता रहेगा। तो यही होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर्क लेंथ रेडियस, तो इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा अगर लिखे हो तो R अल्फ़ा और थीटा लिखे हो तो R थीटा, ऐसा लिखेंगे। तो ये आर्क लेंथ को हम लोगों ने रख दिया R × अल्फ़ा। कौन सा आर्क लेंथ, ये वाला, ये आर्क लेंथ हो गया R × अल्फ़ा। तो R × अल्फ़ा जब डालेंगे तो ये मिल गया हमें रिज़ल्ट।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई रेडियस इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा होना चाहिए ये रेडियन में। रेडियन सही तो मिलता है हमें, पाई में लिखने पड़ेंगे। तो ये तुम्हारा डेरिवेशन हो गया 3 मार्क्स का, स्कूल में आता है। डेरिवेशन अगर आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो कोई बात नहीं है, फिर भी बैकग्राउंड आपको तो एक बार जानना ही होगा कि कहाँ से आ रहा है और डिफरेंट टर्म क्या क्या है। तो dl जब इंटीग्रेट किया तो टोटल आर्क लेंथ मिला, और इस तरह से हम लोगों ने देखो बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई किया। इतना छोटा छोटा दिख पा रहा है क्या? दिख रहा है ना भाई? चलो अब तो दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक एलिमेंट लिया, उसका हमने निकाला dB, और उसका dB जो वैल्यू का आया वैसा ही dB हर एलिमेंट के लिए आते रहेंगे, सबका डायरेक्शन भी सेम रहेगा। तो भाई ऐसे सारे dB को ऐड करो, क्योंकि सारे dB एक ही डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली ऐड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हमने ऐड कर दिया, डायरेक्शन तो हमारा क्रॉस में है ही। और अगर डायरेक्शन उल्टा हो जाए, क्लॉकवाइज ना चल करके एंटी क्लॉकवाइज चले, तो क्या होगा भाई? तो ये ऐसे हो जाएगा थंब, और ये बताएगा डॉट में, यानी कि dl क्रॉस r का dl इधर बन जाएगा, r इधर बन जाएगा, dl क्रॉस r करोगे स्क्रू निकलने लगेगा, डैट इज़ डॉट में हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि फॉर क्लॉकवाइज करंट ये हुआ, डॉट डायरेक्शन में होगा इफ़ एंटी क्लॉकवाइज करंट। बोलो भाई, समझ में आया? कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ लो, अब क्लास एंड करेंगे, जिसके डाउट हैं वो पूछ लेंगे। और आप करंट के जो डाउट भेजा है हमने उसको आप रिगरसली करो, करना ज़रूरी है, और उसके डाउट को भेजेंगे आप। तो आपने ये फॉर्मूला समझा, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे आगे, न्यूमेरिकल में खूब सप्लाई होना है इसको। तो ये वाला याद रखना फार्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, आई बाई रेडियस, और एंगल होगा रेडियन में, क्रॉस है क्लॉकवाइज के लिए और एंटी क्लॉकवाइज के लिए डॉट में हो जाएगा। अब इसका कुछ स्पेशल केस हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, कि अगर पूरा सर्कल हो जाएगा तो भाई रख देना 2 पाई, सेमी सर्कल होगा तो रख देना भाई पाई, क्वार्टर सर्कल होगा तो रख देना भाई पाई बाई 2। तो जितना बड़ा सर्कल होगा, जितना बड़ा आपका आर्क होगा, उसका एंगल रखते जाओ और तुम्हें रिजल्ट मिलता रहेगा। तो आज के लिए तो यहाँ एंड देना पड़ेगा।